गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? नाउ कंपोजिशन स्कीम इज रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी with the purpose of having lower जीएसटी रेट। जैसे कि हमें पता ही है कि जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर हम गुड्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 40 लाख रुपए की सेल तक के लिए कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और सर्विसेज में अगर हम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो 20 लाख तक की टर्नओवर तक हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, गुड्स में 40 लाख और सर्विसेज में 20 लाख, तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जीएसटी में दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप पूरे रेट से, जीएसटी रेट से आप गुड्स और सर्विस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, जो भी आप सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और जो भी आप परचेज़ करेंगे उस पर आप जीएसटी पे करेंगे और उस जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कुछ छोटे व्यापारियों के लिए जिनकी टर्नओवर गुड्स में हम कहें तो 40 लाख से ज़्यादा है, लेकिन पूरे साल में 1.5 करोड़ से कम है, उनको हम कहते हैं छोटे व्यापारी या स्मॉल बिजनेसमैन। तो जीएसटी में उनके लिए स्पेसिफिकली कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड की गई है, जिनकी गुड्स में टर्नओवर 1.5 करोड़ या 1.5 CR से ज़्यादा नहीं है, और सर्विसेज में जिनकी टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग जो स्मॉल बिजनेसमैन और स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको एक बेनिफिट दिया है कि वो कंपोजिशन स्कीम में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उनको एक तो बेनिफिट होगा कि उनको को लोअर रेट ऑफ जीएसटी पे करना होगा अपने टर्नओवर पर, और दूसरा बेनिफिट होगा कि उनको मंथली रिक्वायरमेंट नहीं होगी रिटर्न्स फाइल करने की, बल्कि उनको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। तो और भी बेनिफिट्स हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ कंपोजिशन स्कीम। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई है। अब हम इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू गुड्स। अब ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर आप गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं तो 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होते ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तब आपकी मर्ज़ी है, तब आप या तो पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, मतलब रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप परचेजेस पर जो भी टैक्स पे करेंगे उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। जो भी टैक्स आप अपनी टर्नओवर पे करेंगे वो आपको अपनी जेब से पे करना होगा, और उसको आप अलग से शो भी नहीं कर सकते। तो कंपोजिशन स्कीम लेकिन ऑप्शनल है। जिन लोगों को बेनिफिट लगता है कि कंपोजिशन स्कीम अच्छी है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन स्कीम में और कंपोजिशन स्कीम में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं। नंबर 1 तो डिफरेंस है कि आपको नॉर्मल रेगुलर रजिस्ट्रेशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेजेस मिलता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में जो भी आप परचेजेस करेंगे उस पर जो भी आप जीएसटी पे करेंगे उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि इसके कारण तो नुकसान होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये हम आगे समझ सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्मल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन में सपोज करिए आपके ऊपर जीएसटी रेट लगता है, जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर 18%। तो अगर आपने 1 करोड़ की सेल किया तो आपको 18 लाख का जीएसटी उस पर देना होगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपका रेट है 1% ऑन ट्रेडर्स। तो अगर आपने 1 करोड़ की सेल की है पूरे साल में, तो आपको सिर्फ 1% उसके ऊपर जीएसटी पे करना है।
अपनी पॉकेट से। नेचुरल है, वो आप पहले से ही बायर से अपने प्रॉफिट मार्जिन में ऐड कर लेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो आपको अपने इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा कि हम अंडर कंपोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड है, और इनवॉइस में आप अलग से जीएसटी भी चार्ज नहीं कर सकते। और यहाँ पे लिखा है नॉर्मल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन में आपको मंथली सेल्स के टर्नओवर की GSTR 1 फाइल करनी पड़ती है, वो भी 11 तारीख तक, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। और उसके बाद अपना 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ती है, और उससे पहले आपको टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपको क्वार्टरली ही रिटर्न फाइल करनी है अपनी टर्नओवर की इन फॉर्म नंबर GSTR 4, और इसकी फाइल करने की ड्यू डेट है 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब जनवरी फरवरी मार्च का जो पहला क्वार्टर है उसके लिए हो गई 18 अप्रैल तक आपको टैक्स जमा कराना है और रिटर्न फाइल करनी है। अप्रैल मई जून के लिए हो गई 18 जुलाई, जून जुलाई अगस्त के लिए हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए हो गई 18 अक्टूबर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए हो गई 18 जनवरी। अब कौन इंसान कंपोजिशन स्कीम में, या कौन सा बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम में कवर हो सकता है, तो उसकी कई सारी कंडीशंस हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहले इसमें टर्नओवर की लिमिट है। दूसरा, कुछ पर्सन्स को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में कि ये लोग तो कंपोजिशन स्कीम में बिल्कुल नहीं आ सकते उसके अलग अलग कारण हैं। और तीसरा, कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई हैं रूल 5 ऑफ CGST रूल्स के अंदर, वो भी हम आगे समझेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं टर्नओवर लिमिट क्या है कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सके। तो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 जो कि 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल था, उसमें ये लिमिट है आपकी 1.5 करोड़ तक। मतलब 1.5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर अगर आपकी लगता है कि आपके पूरे साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, तो आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और सपोज़ करिए आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया कंपोजिशन स्कीम में, और ये हमेशा 1 अप्रैल से ही हम काउंट करेंगे। और सपोज़ करिए कि जनवरी में आपको टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, तो जिस डेट को ये एक्सीड करेगी उस डेट से आपको 30 डेज़ के अंदर नॉर्मल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अब ये जो 1.5 करोड़ की लिमिट है, ये नॉर्मली सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 6 स्टेट्स के लिए, 7 स्टेट्स के लिए ये टर्नओवर लिमिट हाफ कर दी गई है, मतलब 75 लाख। वो 7 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये तो 7 हो गई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, और उत्तराखंड। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनमें से सिर्फ असम और हिमाचल प्रदेश के लिए टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ है। बाकी सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए टर्नओवर की लिमिट है 75 लाख। तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 1.5 CR है, दिल्ली के लिए भी 1.5 CR है, केरला के लिए भी 1.5 CR है। अब इसी में हम एग्रीगेट टर्नओवर को समझते हैं। तो उसके अंदर हमें पहली चीज़ तो ये समझनी है कि जो टर्नओवर होगी उसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे और क्या चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका मेंशन्ड है कि अगर आप आपकी जो टर्नओवर है उसकी जो हम निकालेंगे वैल्यू टर्नओवर की, इट विल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड सर्विसेज। कौन सी एग्जाम्ड सर्विसेज? बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस वेयर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट।
तो इसका मतलब जो हम अगर हम एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो वो इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट की बात करें ऑन लोन्स और डिपॉजिट्स तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, और कोई सर्विसेज की वैल्यू है तो उसको हम ऐड करेंगे। और ख़ास बात ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सपोज़ करिए एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये जो टर्नओवर की लिमिट है ये सभी स्टेट्स की टर्नओवर को जोड़कर देखी जाएगी, जो सेम पैन नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं उन सब की टर्नओवर को जोड़ा जाएगा। तो ये इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं है, ये एग्रीगेट बेसिस पर है। अब नेचुरल हम टर्नओवर का मतलब समझते हैं सेल्स या आउटवर्ड सप्लाईज, तो इसमें इनवर्ड सप्लाईज को हम नहीं जोड़ेंगे। बेशक हमने इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर जीएसटी पे किया हो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, तो भी हम उसको ऐड नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें जो भी हम जीएसटी पे करेंगे उसको भी हम इस टर्नओवर में नहीं जोड़ेंगे। अब जो कंपोजिशन डीलर्स है गुड्स में, उनको एक बेनिफिट इन्होंने और दिया है कि हो सकता है कुछ ऐसे बिजनेसमैन हो जो मेनली तो गुड्स की सप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटिंग टू गुड्स, कि आफ्टर सेल सर्विस या इंस्टॉलेशन सर्विस या रिपेयर सर्विस। तो उस केस में इन्होंने एक छूट दी है कि आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसके 10% से ज़्यादा आपकी सर्विसेज की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विच एवर इज़ हायर। तो इसका मतलब अगर आपकी सपोज करिए 40 लाख की टर्नओवर है तो 40 लाख का 10% हुआ 4 लाख। तो आप 4 लाख की और 5 लाख में कंपेयर करेंगे तो 5 लाख ज़्यादा होता है, तो 5 लाख की सर्विसेज दे सकते हैं उसमें 40 लाख में। लेकिन अगर आपकी गुड्स की टर्नओवर है 1 करोड़ तो उसका 10% होता है 10 लाख, तो उस केस में आप 10 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हायर वैल्यू लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि कौन लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग इस स्कीम में नहीं आ सकते। तो इसमें ये आप देखेंगे 6 सिचुएशंस गिवन है, 6 टाइप ऑफ पर्सनस को इनएलिजिबल बताया है। नंबर 1, वो लोग जो गुड्स के साथ में सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज की जो वैल्यू है वो ऊपर जो भी हमने स्पेसिफाइड लिमिट देखी 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख, उसको भी एक्सीड कर रही है। दूसरी चीज़, कोई बिजनेसमैन जो ऐसे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, कि जैसे पेट्रोल या फिर हम कहें अल्कोहलिक लीकर, तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। तीसरा लिखा है ही इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की या फिर सर्विसेज की, तो वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। द नेक्स्ट इज एनी पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। तो अगर आप बिजनेसमैन और आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आगे वो कहते हैं कि ही इज़ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पर कुछ गुड्स हैं जो आपने देख रहे हैं नीचे नोट्स में लिखे हुए हैं, अगर आप इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अदरवाइज आप किसी और गुड्स की प्रोडक्ट्स की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। तो इसमें टैरिफ नंबर के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, tobacco and manufactured tobacco substitutes, fly ash bricks, blocks, bricks of fossil meals,
बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। और लास्ट पार्ट है, ही इज़ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस हैं जो हमने सेक्शन 24 में डिस्कस किए थे, या जो NRTP या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस हैं, वो लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, वो लोग यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अब हम इसके आगे चलते हैं कि कौन सी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं रूल 5 के अंदर जो कि हमें फॉलो करनी है। तो वही बार बार थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। नंबर 1 कि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम शुड नॉट हैव बीन परचेज्ड इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स और इम्पोर्टेड फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो बड़ी यहाँ पर एक सीवियर कंडीशन रख दी कि वो गुड्स सिर्फ लोकली परचेज कर सकते हैं स्टेट के अंदर, जिस भी स्टेट में वो बिजनेस कर रहे हैं उसको वो दूसरी स्टेट से नहीं परचेज कर सकते, और साथ के साथ वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, और साथ के साथ अगर उनकी कहीं और दूसरी स्टेट में ब्रांच है वहाँ से भी वो गुड्स को रिसीव नहीं कर सकते। देन थर्ड इज, goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier or and where purchased he pays the tax under reverse charge under section 9 subsection 4। तो जो भी वो स्टॉक परचेज कर रहे हैं उसको वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं परचेज कर सकते, लेकिन अगर उन्हें करना ही है तो फिर उसके ऊपर उन्हें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। देन he shall pay tax under section 9 subsection 3 or 4 reverse charge on inward supply of goods or services or both। तो अगर वो सेक्शन 9(3) या 9(4) में रिवर्स चार्ज के अंदर कवर हो जाते हैं तो उसके अंदर उनको फिर उसके ऊपर GST पे करना होगा। देन फिफ्थ कंडीशन इज, वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। फिर सिक्स्थ में कंडीशन है कि ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ द सप्लाई इशूड बाय हिम। तो ऐसा जो कंपोजिशन डीलर होता है वो टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता, वो क्या लिखेगा, बिल ऑफ सप्लाई, और बिल ऑफ सप्लाई में साथ में ये भी लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ताकि परचेजर को ये क्लियर रहे कि उसको इससे परचेज करने पर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और वो अपने हर जगह बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर, प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक जगह पर आप कहें मैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और दूसरी स्टेट में कहें कि मैं कंपोजिशन स्कीम में होऊंगा। तो वो या तो सभी स्टेट्स के लिए लेगा कंपोजिशन स्कीम या फिर किसी भी स्टेट के लिए नहीं लेगा।